दोस्तों बोट आज इंडिया के अंदर बोट इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि हर दूसरा बंदा सिर्फ बोट के ही प्रोडक्ट्स लेना चाहता है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं इस बोट की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बोट कंपनी की बात कर रहा हूँ। और जब बात मार्केट में ऑडियो एसेसरीज की आए, जैसे ईयरबड्स, हेडफोन्स और पोर्टेबल स्पीकर्स, तो ज्यादातर लोग JBL और सोनी जैसे कई ज्यादा बड़े और कई ज्यादा पॉपुलर ब्रांड को छोड़कर बोट के प्रोडक्ट्स ही परचेज करना प्रेफर करेंगे। और इसी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से ही आज बोट कंपनी की टोटल नेटवर्थ 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ, हाउ वाज दिस पॉसिबल। तो आज की इस वीडियो में बड़ी गहराई से बात होने वाली है बोट कंपनी की और इसके फाउंडर्स की पूरी कहानी की। तो एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करता था क्योंकि उन्हें सुना ही नहीं था कि होता क्या है, ये बंदा क्या कर लेगा। ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, रात को है, सुबह चले गए। हाय दोस्तों, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं बोट चलाता हूँ। बोट की इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2016 में, जब दो यंग एंटरप्रेनर्स अमन गुप्ता और समीर मेहता अपने थ्रू एक ऐसे ब्रांड को जन्म देने जा रहे थे जिसका उन्हें भी शायद अंदाजा नहीं था कि उनका यही ब्रांड उन्हें बस कुछ सालों बाद ही नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। ये जो समीर मेहता हैं, ये बोट स्टार्ट करने से पहले ही कई इंडस्ट्रीज में काम कर चुके थे। इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस रेडवुड इंटरेक्टिव को भी लीड किया, जो कि गेमिंग और टेक एसेसरीज में काम करती थी। इसके अलावा समीर का इंटरेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में भी था। पहले से ही कई बिजनेसेस को चलाने के बाद समीर मेहता ने बोट को स्टार्ट करने के लिए अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग का यूज किया, जो कि उन्हें अपने इन्हीं बिजनेसेस से मिली थी। और ये जो अमन गुप्ता हैं, इनकी स्टोरी थोड़ी यूनिक है, बिकॉज अमन गुप्ता ने ईयर 2002 में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया से CA का एग्जाम क्लियर किया। ये उस समय पे पूरे इंडिया के अंदर सबसे कम उम्र में CA का एग्जाम क्लियर करने वाले सबसे पहले शख्स बने। इसके बाद अमन ने कुछ कंपनीज में काम करने के बाद MBA करी। अमन के फादर चाहते थे कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, बट ये डिसीजन अमन के लिए एक तरह से बिल्कुल नेगेटिव था, क्योंकि अमन इस प्रोफेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। CA करने के बाद अमन ने सिटी बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम किया। कुछ समय तक अमन गुप्ता सिटी बैंक में ही काम करते रहे। ईयर 2005 में अमन गुप्ता एडवांस टेलीमीडिया कंपनी को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टाइम अपनी इंटरप्रेन्योरल जर्नी की शुरुआत करते हैं। लगभग 5 कंपनीज के फेलियर्स के बाद अमन अब बोट कंपनी की शुरुआत करने वाले थे। तो अपने इसी एम को अमन गुप्ता और समीर मेहता बिल्ड करने में लग जाते हैं। लेकिन ये सब जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था, बिकॉज बोट को इसके लिए अभी भी काफी मेजर चैलेंजेस फेस करने थे। और यहीं से ये सफर बोट के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बोट के शुरुआती समय में सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज था इनिशियल फंडिंग। अमन गुप्ता और समीर मेहता को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टर और कैपिटल ढूंढना था, बिकॉज किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए पैसों का सही मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। और बोट ने इसी क्रिटिकल सिचुएशन को 3 मेजर स्टेप से हैंडल किया। जैसे सबसे पहला सीड फंडिंग एंड एंगल इन्वेस्टर्स। बोट को इनिशियल सीड फंडिंग प्राइवेट इन्वेस्टर और फाउंडर्स के पर्सनल इन्वेस्टमेंट से मिली। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने कंपनी के अर्ली स्टेजेस में पर्सनल कैपिटल इन्वेस्ट किया। फंडिंग राइज करने का दूसरा स्टेप था सीरीज ए फंडिंग। जैसे जैसे बोट की ग्रोथ हुई तो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से सीरीज ए फंडिंग राइज की। फरवरी 2021 में बोट ने वेंचर कैपिटल फर्म से $100 मिलियन की फंडिंग राइज की। इसी इन्वेस्टमेंट ने बोट को एक्सपेंशन में हेल्प की और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी ग्रो करने का मौका दिया। फंडिंग राइज करने का तीसरा प्लान था IPO प्लान्स। बोट ने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की भी प्लानिंग करी। ये IPO से और भी फंडिंग राइज करने का एक तरीका था। इन्हीं सभी स्टेप्स की हेल्प से बोट ने फंडिंग की टेंशन को अपने सिर से उतार दिया था। लेकिन इससे आगे बोट का एक और मेजर चैलेंज इंतजार कर रहा था, जो था मार्केट रिसर्च। बोट ने मार्केट रिसर्च काफी स्मार्ट तरीके से की ताकि वो इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सही प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके। बोट ने इंडियन कस्टमर्स के प्रीफरेंस को समझने के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च करी। आज इंडिया में यंग कंज्यूमर्स ज्यादा हैं जो अफोर्डेबल और स्टाइलिश प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो यही सब देखते हुए बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल, ट्रेंडी और यूथ सेंट्रिक बनाया। तो ये बात भी बोट ने बड़ी अच्छी तरह से समझी कि इंडियन कंज्यूमर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम प्राइस देना बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसी वजह से बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया, लेकिन क्वालिटी और डिजाइन में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बोट मार्केट रिसर्च बड़े ध्यान से कर रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट इनके ट्रेंड्स को स्टडी किया और ये देखा
कि डिजिटल चैनल्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से इन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना फोकस रखा, जो कि उनकी मार्केट एंट्री का की एलिमेंट बना। साथ ही साथ बोट ने रेगुलर कस्टमर फीडबैक और सर्वेज के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करता रहा और इसी के साथ सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिव्यूज का भी यूज किया गया, ताकि उन्हें अपने कंज्यूमर्स की नीड्स और डिमांड को बेटर तरीके से समझने का मौका मिले। मार्केट रिसर्च के बेसिस पर बोट ने स्पोर्ट पर्सनैलिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करी। इन्होंने इसकी हेल्प से अपना ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाया और कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड किया। इन्हीं सभी स्टेप्स की हेल्प से बोट अपनी टारगेट ऑडियंस की नीड्स को समझ पाया और एक बेटर मार्केट रिसर्च कर पाया। और इससे आगे बोट के लिए तीसरा चैलेंज आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बोट के लिए सप्लाई चेन स्टेब्लिश करना शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किल था और इसी वजह से बोट ने अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए काफी स्ट्रेटेजिक और कॉस्ट इफिशिएंट अप्रोचेस का सहारा लिया, जैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। बोट आज भी अपने प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स पर ही डिपेंड करता है, स्पेशली चाइना और इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स। इन्होंने अपने मेजर प्रोडक्शन यूनिट चाइना में सेटअप किए, जहां से इनके मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनकर आते हैं। ये आउटसोर्सिंग मॉडल काफी ज्यादा कॉस्ट इफिशिएंट है, क्योंकि चाइना का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सेक्टर काफी ज्यादा डेवलप है और वहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। इसके अलावा बोट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के अंडर कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप करी हुई है। ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है जो इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के साथ इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस करता है, जो कि पूरे इंडिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब सप्लाई चेन को स्टेब्लिश करने के बाद टीम बिल्ड करना भी एक मेजर चैलेंज था। बोट के को फाउंडर्स अमन गुप्ता और समीर मेहता दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। अमन गुप्ता को सेल्स और मार्केटिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि उन्होंने KPMG और JBL जैसे ब्रांड्स के साथ जुड़कर डेवलप किया। समीर मेहता को इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑपरेशंस में डीप नॉलेज है। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स दोनों ने कंपनी के शुरुआती दिनों में अपने एक्सपर्टीज को लवरेज करते हुए लीडरशिप टीम को बिल्ड करने में मदद की। बोट ने कॉन्शियसली अपनी टीम को यंग और डायनेमिक प्रोफेशनल से बनाया, जो मार्केट के ट्रेंड्स को बेटर समझ सके, जो बोट के यूथ सेंट्रिक ब्रांडिंग के साथ वेल अलाइंड है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया उनकी कोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का हिस्सा है। इसी वजह से बोट ने अपनी टीम में क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को हायर किया, जो डिजिटल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सोशल एंगेजमेंट को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। एक प्रोफेशनल टीम बिल्ड करने के बाद अब बोट को सबसे आखिरी चैलेंज फेस करना था, जो था मार्केट कॉम्पिटिशन। बोट ने अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हुए अपनी यूनिक पोजीशनिंग बनाई और रैपिडली ग्रोइंग कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपने लिए एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर सिक्योर किया। बोट के प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स इंटरनेशनल ऑडियो ब्रांड थे, जैसे JBL, सोनी और बोस। ये ब्रांड्स हाई एंड ऑडियो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते थे। इंडियन मार्केट में बोट के लिए लोकल कॉम्पिटिटर्स भी थे, जैसे पोर्टनेक्स, नॉइस और बोल्ट ऑडियो, जो बिल्कुल सिमिलर प्राइस रेंज में ऑपरेट करते थे। तो पहले से ही इन एस्टैब्लिश ब्रांड को देखने के बाद बोट ने स्मार्टली अपने प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर किया, जो एक मेजर डिफरेंशिएटर था। बोट ने अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड्स जैसे JBL, सोनी और बोस से प्रीमियम फीचर को अडॉप्ट किया, लेकिन उन्हें सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया। बोट के को फाउंडर्स को ये बात काफी पहले ही समझ आ गई थी कि इंडियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइस एक मेजर हर्डल है। तो इसी वजह से बोट ने सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट्स को स्टाइलिश और ट्रेंडी बनाया और साथ ही उन्हें लोअर प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया। ईयर 2016 में बोट की शुरुआत हुई और महज 4 से 5 साल के अंदर ये एक छोटा सा स्टार्टअप पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं था कि होता क्या है। ये बंदा क्या कर लेगा, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, रात को है, सुबह चले गए।